त्रिमाया क्योंकि इसमें 3 मायाएँ हैं, तीनों मायाओं की अपनी अपनी सत्ताएँ हैं। हाथियों में जो कुल होता है, उसकी जो नेत्री होती है एक हथिनी होती है, एक मादा होती है और ये सदियों से चला आ रहा है कि नायर समाज में मातृवंशी प्रणाली को डिमोलिश करने का प्रयास हुआ था। हाथियों का जीवन भावुकता भरा ही होता है कि एक लैला नाम की हथिनी थी, उसने उन सारे जो अनाथ बच्चे हैं उनकी माँ बनने का और उनकी कुल माता बन गई थी, जबकि वो उसके ब्लड लाइन के बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने उन सबको संभाल लिया। तो मैं उस लैला से बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये प्रयास किया कि मैं कुछ दिन के लिए हाथी बन जाऊँ। हाथियों को हम सोचते हैं क्या वो वैज्ञानिक नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक हैं कि अगर मातृसत्ता या मातृवंशीय प्रणालियाँ वापस आती हैं तो कहीं ना कहीं एक शांति का प्रसार होगा। तो मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि लड़कियों की लड़ाइयाँ अगर स्त्रियों की आपस में 2 ग्रुपों की होती भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ताने, बेलन, थप्पड़, यहाँ तक कम से कम परमाणु बम नहीं बनाएंगी। मायम्मा वो स्त्री थी जो अपने परिवार की और नायर समाज की प्रतिनिधि थी कि नायर अक्सर योद्धा होते थे। जो नायर स्त्रियां थीं उनके अम्माविडू होते थे और नंबूदरी राजा आके उनके साथ में संबंधम बनाते थे। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी स्त्री ज़रूर रही होगी और या बहुत सारी नायर स्त्रियां रही होंगी जिन्होंने मैट्रिलिनी को एबोलिश होने के खिलाफ चिट्ठियाँ ज़रूर लिखी होंगी। क्योंकि मेरी कोई भी कहानी किसी एक व्यक्ति पे नहीं होती, हमेशा कोलाज होती है कि जब भी संपत्ति मिलती है उसके साथ कर्तव्य भी मिलते हैं। आपने ऐसे समाज की परिकल्पना की है क्या जहां नेतृत्व स्त्रियों के पास हो? कहानियों में, किताबों में, किस्सों में और सभ्यता के निर्माण में जब हम अतीत में जाते हैं तो ऐसी गाथाएं, ऐसे तथ्य मिलते हैं जो ये बताते हैं कि किसी समय में इस धरती पर जितनी भी सभ्यताओं के निर्माण में जो समाज आगे बढ़ रहा था उसका नेतृत्व स्त्रियों के हाथ में था। परिवार, घर, नगर, गांव, ये जितने भी बनने शुरू हुए थे इन्होंने धीरे धीरे स्त्री की शक्ति का क्षय किया। यानी मनुष्य जिस तरह से बौद्धिक होता गया या जब से उसने संपत्ति की कामना की, स्त्री हाशिए पर जाने लगी। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ जगहों पे उस सत्ता के अंश मिलते हैं जो ये बताता है कि दरअसल मातृसत्ता, मातृवंशावली का जो स्वरूप है वह कितना समुन्नत रहा होगा और वो प्रणाली कैसी थी, क्या कुछ हो रहा था मातृ सत्तात्मक या जिसको हम कहते हैं मातृवंशावली, कुलों में क्या कुछ होता होगा, कितना उन्नत समुन्नत वह परिवेश रहा होगा जब स्त्रियां नेतृत्व कर रही होंगी। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं साहित्य तक का शब्दरथी कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और शब्दरथी में हम किसी कृति पर चर्चा करते हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी जो हमारे समय की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रचनाकार हैं और हमेशा जिन्होंने ऐसे विषयों को उठाया है जो बहुत चर्चित रहे हैं या जिन पर बात करना जरूरी है, उनका यह उपन्यास है त्रिमाया, भारतीय मातृवंशीय समाजों पर केंद्रित उपन्यास है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीषा जी और बहुत बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जयप्रकाश जी। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि त्रिमाया पे आप जब बात करेंगे तो नए पहलू निकल कर आएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो सबसे पहले मैं उलझा इसके शीर्षक में। त्रिमाया से मैं कुछ खास नहीं समझ पा रहा था कि ये त्रिमाया का अर्थ क्या है। शुरुआत पहले हम शीर्षक से करेंगे और स्वाभाविक सी बात है कि इसका आवरण बहुत ही खूबसूरत सा है जी। तो ये नाम त्रिमाया रखने का, हालांकि जो लोग उपन्यास पढ़ेंगे वो इसका उत्तर जान जाएंगे कि त्रिमाया क्यों है जी। लेकिन आपके दिमाग में कब आया कि ये कोई भी उपन्यास इस तरह से लिखना चाहिए जिसमें
तीन माया हूँ, और ये वो तीनों अलग अलग समाजों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन तीनों का मूल जो बिंदु है वह सत्ता, शक्ति, समृद्धि, सौंदर्य, साहस और सहेजना, बिल्कुल ये तीनों में एक जैसा भरा है। जयप्रकाश जी, त्रिमाया में सबसे पहले तो माया शब्द आता है, जिसको हमेशा हम कहते हैं, जो कि शक्ति भी है, भ्रम भी है, सत्ता भी है और कहीं कहीं आभास भी है। और उसके बाद इसी शब्द को अगर हम त्रिमेय के तौर पे लें तो वो त्रिआयामिता से जुड़ता है। और त्रिमाया क्योंकि इसमें तीन मायाएं हैं, तीनों मायाओं की अपनी अपनी सत्ताएं हैं, तो ये शब्द मुझे, इसलिए पहले मैं केवल माया नाम रख रही थी इसका, लेकिन मुझे बाद में सजेशन मिला कि इसको मैं त्रिमाया लिखूं और त्रिमाया शीर्षक दूं, इसलिए मैंने इसको त्रिमाया शीर्षक दिया। और बहुआयामिता और अपने आप में शक्ति का प्रतीक है माया होना, तो ये चीज़ें इसके केंद्र में रही। इस उपन्यास का विचार आपके दिमाग में कब आया? क्योंकि जो इसका विषय है और जो इसकी व्यापकता है, वैसे तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वाणी प्रकाशन ने इस उपन्यास त्रयी को, मैं उपन्यास त्रयी कहूँगा, 3 उपन्यास इसमें एक से हैं, और एक उपन्यास के दाम में 3 उपन्यास आपको मिले, तो वह अपने आप में बड़ा रोचक है। हालांकि मनीषा जी, जरूरी नहीं कि मनीषा जी मेरे इस निष्कर्ष से सहमत हूँ, हो सकता है प्रकाशक भी सहमत ना हो, लेकिन मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मुझे यह उपन्यास 3 उपन्यासों का आनंद दिया, क्योंकि 3 कहानियाँ हैं, तीन क्या कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत ढेरों कहानियाँ हैं, लेकिन ढेरों कहानियों का जो तंतु है वह 3 जिन खंडों में बटा है वो अपने आप में अलग हैं। उन पर हम थोड़ी देर में विस्तार से आएंगे, लेकिन आप अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, 399 रुपये मूल्य है। आप इसे खरीदेंगे तो शायद समझ पाएंगे। ये जो आवरण है, पहले इस पर आते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा आवरण है, जिसमें लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे, पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। ये आवरण कनुप्रिया ने बनाया है, जो मेरी बेटी तो है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए वो इलस्ट्रेशन करती हैं। ये विचार कैसे आया कि मुझे ऐसा उपन्यास लिखना है जिसमें कहानी का मूल बिंदु, कथानक का मूल बिंदु या मूल संदेश तो मातृसत्ता हो? हुआ ये कि जयप्रकाश जी, सबसे पहले हमारी पोस्टिंग हुई थी हाशीमारा, तो आप सबको याद होगा कि मैं सोशल मीडिया पे भी हाथियों के साथ अपने बहुत सारे फ़ोटो और वो सब शेयर करती थी। तो वहाँ जाकर मुझे पता चला पहली बार कि हाथियों में जो कुल होता है, उसकी जो नेत्री होती है, एक हथिनी होती है, एक मादा होती है, और ये सदियों से चला आ रहा है। उसके बाद ये संयोग हुआ कि हमारी अगली पोस्टिंग, और ये कहें कि एक छोटा सा प्रवास शिलोंग का रहा, तो वहाँ जाके पता चला वहाँ भी मातृसत्ता है। खासी और गारो जो आदिवासी संस्थाएं हैं और जो समाज है वहाँ पर। और फिर तीसरा संयोग ये हुआ कि हमारी अगली पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम, जहाँ पे समूचा नायर समाज एक समय में मातृवंशीय हुआ करता था। तो ये एक त्रिकोण मेरे जीवन में एक संयोग से आया कि मैं पहले हाथियों वाले इलाके में रही, फिर मैं शिलोंग रही, और फिर अंतिम हमारी पोस्टिंग त्रिवेंद्रम रही। तो जब इस तरह का एक संयोग आया और मैं उस पर काफ़ी दिनों तक सोचती रही, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे अब उपन्यास लिखना चाहिए। तो मैंने 2 साल तो इस उपन्यास को सोचने में और उसका मनन करने में लिए कि क्या ऐसा था। इस पे बहुत सारी रिसर्च सामग्री मैंने संकलित की। इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जैसा कि बताते हैं कि नायर समाज में मातृवंशी प्रणाली को डिमोलिश करने का प्रयास हुआ था, और क्योंकि नायर समाज जब पढ़ा लिखा होने लगा था तो उन्हें अपने मातृवंशी होने पे शर्म आने लगी थी, क्योंकि विक्टोरियन काल था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, वहाँ पे पूछते थे तुम्हारे पिता कौन है, और क्योंकि नायर समाज में पिता का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो वहाँ पर ये सब कहानियाँ मैं सुनती थी, और वहाँ पे मैंने फिर कुछ चीज़ें कलेक्ट की त्रिवेंद्रम रहते रहते। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मेरी झोली में आके गिरा। मतलब मैंने इस पे सोचा नहीं, लेकिन मेरे जीवन में जो यात्राएं होती हैं वो कोई ना कोई ऐसा विषय मेरे झोली में डाल देती है। ऐसा ही जैसे शिगाफ के साथ हुआ था कि कश्मीर पोस्टिंग थी,
ऐन आतंकवाद के समय, तो वो विषय मेरे पास आया, इस तरह से हुआ। तो एक तरह से हम देखें तो इस उपन्यास की निर्मित में लगभग 3 दशक के आपके अपने अनुभव जो आपने प्रत्यक्ष तौर पर सुने थे, वह आप 30 वर्षों का अनुभव और 2 वर्षों का गहन शोध इस उपन्यास को स्वरूप दे पाया। इसकी जो पहली कहानी है, जो पहला हिस्सा है, जिसको हाथियों को कहने से शायद लोगों को नहीं समझ आएगा। मुझे लगता है कि त्रिमाया का जो सबसे सशक्त हिस्सा है वह हाथियों वाला ही है। उसकी कई वजहें मैं पाता हूँ। जिस तरह से आपने उस अंश को लिखा है, उस हिस्से को लिखा है, वो अपने आप में एक संपूर्ण उपन्यास है। और उसमें जो हाथियों की संवेदना है, जिस तरह से परिवार, समूह या अपने प्रेमी को साधने या कुल की जो अग्रणी है, जब हम मातृवंशीय समाजों की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों को यह बात शायद उस रूप में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ परिवार है तो चलिए परिवार में जो वरिष्ठ महिला है वो समझ जाएंगे कि ये जी। लेकिन आपने जिस तरह से हाथियों के उनके अपने स्वभाव को केंद्रित किया है, उसका विवरण दिया है, ये इतना सूक्ष्म और बारीक कैसे पकड़ पाई? मैं मतलब इसे पढ़ते हुए लगता है कि आप स्वयं कहीं न कहीं हाथी के रूप में उन्हीं के साथ थी। ये कहानी जो हाथी वाले खंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये गाथा एक हथनी ही बोल रही है, बता रही है अपनी नानी से, अपनी मौसियों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने प्रेमी से, अपने बच्चों से, जो कुछ भी उसका अनुभव है वह उसी रूप में, और उसके साथ साथ जो मनुष्य समाज से उसका संपर्क है, वहाँ जहाँ शिकारी भी हैं, जहाँ फॉरेस्ट रेंजर भी हैं, जहाँ चिकित्सक भी हैं, जहाँ ऐसे भी लोग हैं जो एक तरफ उसके दांत को काटने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ उनको बीमार होने पे दवा देने वाले। ये इतना कैसे लिखा? और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि संक्षेप में ज़रूर हमारे दर्शकों को उसकी कहानी बता दें ताकि वो खरीदें, क्योंकि हम लोग कितनी भी बात कर सकें, जो भाषा लालित्य है, जो शिल्प है, जो कथ्य है, मनीषा जी का मैं बार बार उसके लिए इनकी तारीफ़ करूँगा। मैंने इस किताब को पढ़ने और इस संवाद से पहले भी उनको फ़ोन करके कहा था, जब मैं आधे में ही पहुँचा था उपन्यास के। और बहुत आप जानते हैं मैं हर दिन एक किताब पर मैं चर्चा करता हूँ, तो किसी ऐसी किताब को जिसे पढ़ने में मुझे 2-4 दिन लगे, समझ लीजिएगा कि वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर किताब होगी, यानी बहुत ठहर के वो पढ़ने की मांग कर रही है। तो इसके हर पंक्ति पर मुझे लगता था कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, और कई बार बहुत भावुकता, कई बार बिल्कुल हाथियों का जीवन भावुकता भरा ही होता है। तो जयप्रकाश जी, हुआ ये कि मैं हाशीमारा में जब थी तो वहाँ पर एक पूरा का पूरा एनिमल रेस्क्यू सेंटर था, और ख़ास तौर पे हाथियों के लिए। तो वहाँ जगह जगह से सर्कस से छुड़ाए हुए हाथी आते थे, किसी मंदिर से घायल हुआ हुआ हाथी आता था, कहीं किसी को शिकार की हुई माँ का छोटा बच्चा आ जाता था। तो वहाँ पर अक्सर मैं और अंशु जाते थे क्योंकि हमें हाथियों से बहुत प्रेम था। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि एक लैला नाम की हथिनी थी। उसने उन सारे जो अनाथ बच्चे हैं उनकी माँ बनने का और उनकी कुल माता बन गई थी, जबकि वो उसके ब्लड लाइन के बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने उन सबको संभाल लिया। तो मैं उस लैला से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद मैंने हाथियों पे पढ़ना शुरू किया। और जो आपने बात की कि हाथियों के अंदर उतर कर लिखने की बात, तो एक एनिमल नरेटोलॉजी विषय होता है जिसके बारे में शायद हिंदी में लोगों को नहीं पता है, कि कैसे आप एक हाथी की सूंड को अगर आप किसी गड्ढे में घुसाते हैं तो सूंड को कैसी कैसी चीज़ें महसूस होंगी। आपको उस हद तक उस एनिमल नरेटोलॉजी में घुसना पड़ता है कि आपके कान पे मक्खी बैठी है और आपने कान फड़फड़ाया है। तो निश्चित तौर पे मुझे हाथियों में उतर कर ही इसको लिखना था।
तो जब आप किसी भी बहुत कम चीज़ें लिखी हुई हैं जानवरों के बहाने से, पर जब भी लिखी गई हैं बहुत बारीकी से लिखी गई हिंदी में भी। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं कुछ दिन के लिए हाथी बन जाऊं, मैं माया बन जाऊं। वो माया जिसको अपनी कुल का मुखिया नहीं बनना था, वो अपनी बड़ी बहन लैला को देखती थी कि ये मुखिया बनेगी। और हाथियों में अगर आप जानेंगे तो जैसे शेरों में होता है मुखिया बनने के लिए खून खराबा होता है, ब्लड शेडिंग होती है, और जो मजबूत हाथी शेर होता है वो लड़ झगड़ कर मुखिया बन जाता है। और वो ऐसा करता है कि जो पिछले शेर के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको मार देता है ताकि उसका ही वंश चले। लेकिन हाथियों में ऐसा है कि ये तो अनाथों को भी अपना लेती हैं। तो जो ये स्त्रियां हैं ये क्या करती हैं, बिना खून खराबा किए, मातृसत्ता की यही सुंदरता है कि यहाँ बिना खून खराबा किए सिर्फ अनुभव के आधार पर सारी स्त्रियां मिलकर अपनी एक नेत्री चुनती हैं। और वो जो नेत्री होती है उसमें दयालुता, संवेदनशीलता, विलक्षणता, बौद्धिकता और रास्ते पहचानने की क्षमता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो बहुत उम्र-दराज़ भी होती है। और उसकी सेल मेमोरी में रास्ते होते हैं कि किन रास्तों पे किन, कहते हैं कि हाथी अपने पूर्वजों की जो कोशिकाएं हैं उनमें अपनी उन यादों को रखते हैं। तो किसी अनजान रास्ते को देखकर भी उनको याद आ जाता है कि उनका कोई ना कोई पूर्वज यहाँ से गुजरा था और वो बाढ़ के दिनों में, अकाल के दिनों में उन रास्तों से गुजरते हैं। और अगर हम ये देखा जाए कि इनके क्या पुरुषों का या नर हाथियों का इस समाज में कोई हिस्सा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। मैंने इसमें एक जिक्र किया है कि जब हथिनी कोई माँ बनने वाली है तो दूर से वो हाथी, बूढ़ा हाथी जिसको पता है कि ठीक 2 साल 3 महीने बाद मेरा बच्चा होगा, वो ठीक उसी तारीख को उस बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंचता है। तो ऐसा है कि नर हाथियों की भी बराबरी से इस हाथियों के समाज में उनका होना है। और टीनेज होते ही ये हथनियाँ अपने बच्चों को विदा कर देती हैं। हाँ, और वो बड़ा मार्मिक पल होता है। ये बिंदु मुझे समझना था क्योंकि आपने इसमें कम से कम 2 या 3 बार वो अवसर आता है इस उपन्यास में जब उस वंशावली के बच्चे जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो किशोर हो जाते हैं और उनको अलग हो जाते हैं। वो इसलिए कि इनब्रीडिंग ना हो, क्योंकि हम मनुष्य तो इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ भी शादियाँ जब होती हैं तो भाई गांव 2-3 गांव खेड़े छोड़ के शादियां होती है ताकि जो आपका जीनोटाइप है और जो आपका संकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की तरफ जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा सोचा जाता है। लेकिन हाथियों को हम सोचते हैं क्या वो वैज्ञानिक नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने वहाँ पे क्योंकि इनब्रीडिंग होगी, उसी क्लैन में रहता आएगा वो बच्चा, तो अपनी मौसियों की बेटियों से या उनसे उसका प्रजनन होगा। तो वो जो बच्चे होंगे वो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके चलेंगे। इसलिए उन बच्चों को दूर से दूर खदेड़ा जाता है ताकि जब वो प्रजनन करें तो किसी दूसरे इलाके की हथनियों के साथ करें। आपने एक उस अध्याय में एक जो बातें लिखी हैं उनसे ये भी स्पष्ट होता है कि हाथियों में जिसको हम सभ्य समाज में व्यभिचार जैसा कहते हैं, वहाँ बहुत स्पष्टता है। अगर हाथी और हथिनी ने एक दूसरे को चुन लिया तो ये ऐसा नहीं है कि कोई उससे हो सकता है दूसरी हथिनी का मन हो, लेकिन वो उसको अंगीकार उस रूप में नहीं करती, उनका कोई झगड़ा नहीं होता। दूसरा, आपने ये भी विवरण दिया है कि उनको भी ऐसा नहीं कि वो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ कर रहे हैं, वो भी कोई न कोई एक अंश ऐसा ढूंढते हैं जो उनके प्रेमालाप के लिए कोलाहल से भरा हुआ ना हो या बच्चों के सामने नहीं हो, इतना भी ध्यान रखते हैं। आपने ये भी विवरण देने का प्रयास दिया है। इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं वो संयुक्त जिम्मेदारी हैं। अगर सारी बड़ी हैं तो मौसियां हैं तो वो सबकी सब देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से खाएंगे, किस तरह से सीखेंगे, क्या जहरीला पौधा है उसको वो जान सकें, कौन सा, आपने एक शाही का जिक्र किया है कि वो किस तरह से आक्रमण करता है और उसको बचाने की कोशिश। तो जंगल के जीवन में किस तरह से बच्चे पल के बड़े हों, ये सभी स्त्रियां कर रही हैं। बिल्कुल। पुरुष की जिम्मेदारी प्रेम करने की है या वो फिर वो आके देखने की, एक संरक्षक की भूमिका में, वो केवल शैडो है, परछाई है, शैडो की तरह। लेकिन मूल जो है वो हथिनी है। तो
क्या आप कभी कल्पना करती हैं कि अगर मनुष्य समाज में ऐसी स्थिति हो तो क्या हमारा समाज कैसा होगा? बेहतर होगा, खराब होगा, या अभी जो व्यवस्था है उसको किस रूप में देखती हैं? मुझे लगता है कि अगर मातृसत्ता आती है दोबारा से, अगर किसी भी वजह से, किसी भी युद्ध की वजह से पुरुषों को व्यस्त होना पड़ता है, या तो निश्चित तौर पे जब मातृसत्ता आएगी तो ब्लड शेडिंग कम होगी, शांति का प्रसार होगा, क्योंकि स्त्रियां मूलभूत रूप से थोड़ी बहुत छोटी मोटी झड़पें कर सकती हैं अपनी वैचारिक असहमति को लेकर, लेकिन खून खराबा कम करती हैं। वो दूसरे के बच्चों को भी अपनाना जानती हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मातृसत्ता या मातृवंशीय प्रणालियाँ वापस आती हैं तो कहीं ना कहीं एक शांति का प्रसार होगा। तो मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि लड़कियों की लड़ाइयाँ अगर स्त्रियों की आपस में दो ग्रुपों की होती भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ताने, बेलन, थप्पड़, यहाँ तक कम से कम परमाणु बम नहीं बनाएंगी स्त्रियाँ। तो मुझे ये लगता है। और जैसा कि मैंने आगे भी खासी समाज का भी कहा, अभी हम आएंगे, पहले मैं तो दूसरे बीच वाले क्योंकि जी, और मैंने जो कहा कि वर्तमान जो है तो होता ये है कि हर सत्ता कहीं ना कहीं जाके एक ढर्रा उसका खराब होने लगता है। जैसे कि हम नायर समाज की बात करें तो उसमें मैंने दिखाया कि कैसे कर्णवर का आना, पहले पहले पुरुष के तौर पे मामा आता है। मामा आता है, वो संपत्ति देखता है, वो अपने फेवरेट भतीजे भांजी चुनता है, तो कैसे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ में संपत्ति आती है तो हर सत्ता बिगड़ने लगती है। और अगर हम एक मात्र सत्तात्मक समाज है साउथ अफ्रीका में, तो कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी खून खराबा है, और वो पूरा का पूरा जो एक द्वीप है वो पूरा का पूरा उन स्त्रियों से भरा है, जहाँ केवल स्त्रियां रह गई हैं, और वहाँ पुरुष के प्रति बड़ी आक्रामक है वो। तो मुझे लगता है कि सत्ता कभी भी जब बहुत आगे तक जाती है, क्रूर होने की हद तक, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि किसी विशुद्ध स्त्री विमर्श की कथा है। इसको मृदुला गर्ग जी ने भी जब पढ़ा तो ये बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी की किताब है जिसमें समाजों को विश्लेषित किया है। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि कोई भी सत्ता जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है या क्रूरता के पार चली जाती है, जहाँ ये पक्षपात आने लगते हैं, जहाँ संपत्ति का बंटवारा आने लगता है, हर सत्ता कहीं ना कहीं खराब भी होती है। आपने जो नैयर जो दूसरी कथा है ना, दरअसल तीन, मैंने बताया ना कि ये त्रिमाया दरअसल तीन मायाओं की कहानी से अधिक अलग अलग समाजों की कहानी है। दक्षिण में जो मायाविडु मायाविडु जो कहा गाथा है, इसकी शुरुआत है कि सिविल सर्विसेज पाने के बाद लड़कियां जो है आपस में बहस करती हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र में किसकी कहाँ नियुक्ति होगी, क्या होगा, और फिर वो लड़की छुट्टी पर जाती है और वहाँ जो अध्यापक उसको कोचिंग दिया रहता है उसके गांव वो जाती है। ठीक है, एक इशारे में आपने कहा है कि शायद वो जो टीचर है वो भी आकर्षित है, लेकिन वो उसको बोल नहीं पाता है, लेकिन केयर करता है उसकी। जब वो लड़की जाती है वहाँ जो उसको इस बात पे आश्चर्य होता है कि कोई ऐसा समाज, क्योंकि उसको नॉर्थ ईस्ट कैडर मिला होता है जी। तो वो खासी समुदाय, मतलब वो ऐसे समुदाय की तरफ जाएगी जहाँ मातृवंशावली है या कभी थी। यहाँ पे उसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ इस समाज में भी व्याप्त है और वो उसकी तलाश करती है। उसके बाद कई गाथाएं डायरी की शक्ल में चल रही हैं जिनमें उस समूचे दौर का परिदृश्य। मैं चाहूँगा इस समाज के बारे में भी संक्षेप में, जैसे हाथियों के बारे में आपने बताया, इनके बारे में भी बताएं कि वहाँ दरअसल व्यवस्था क्या थी, और जिस कुल माता की बात आप कह रही हैं जिसके बहाने वो गाथा आगे बढ़ी है कि उस लड़के की माँ जो है अपनी माँ से मिलवाने जाती है और वहाँ से फिर उसको सारी चीज़ें पता चलती। बिल्कुल, जो इसमें मायम्मा की कहानी है, तो वैसे माया आईएएस है और जो युवा माया है वो आने वाले समय में एक सत्ता और एक
आज़ाद स्त्री और सत्ता को संभालने वाली एक आईएएस स्त्री की छवि देती है, जहाँ पे पुरुष उससे कहता है कि मैं फ्री रहना चाहूँगा, तुम चाहो तो आईएएस बन के नौकरी करो और मैं बच्चे संभालना पसंद करूँगा। तो इसमें एक मैंने आगे के लिए एक छोटा सा झरोका खोल के रखा है। तो जब ये माया जो आईएएस बनने वाली है वो लौटकर एक ऐसे परिवार से मिलती है जहाँ पर मातृवंशी प्रणाली रही है, तो वो बहुत उत्सुक होती है और वो मायम्मा के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो मायम्मा वो स्त्री थी जो अपने परिवार की और नायर समाज की प्रतिनिधि थी और मायम्मा ने हमेशा अपने समाज में प्रतिनिधित्व करने का सोचा। तो नायर समाज में ये होता था कि नायर अक्सर योद्धा होते थे। नायरों ने हमेशा नंबूद्री राजाओं के लिए योद्धाओं का काम किया, लेकिन जो नायर स्त्रियां थीं उनके अम्माविडू होते थे और नंबूद्री राजा आके उनके साथ में संबंधम बनाते थे। और ऐसा नहीं था कि वो संबंधम किसी क्रूरता से बनते थे या कोई जोर जबरदस्ती से बनते थे। बाकायदा प्रेम निवेदन होता था, एक रेशम का वस्त्र वो लेके जाता था जो भी व्यक्ति होता था, क्योंकि नंबूद्री राजाओं की एक प्रथा थी कि केवल बड़ा बेटा शादी कर सकता है, बाकी जो भाई हैं वो संबंधम में रह सकते हैं। तो वो नायर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे और ये स्त्रियां जो उनसे बच्चे पैदा करती थी, इन बच्चों का उस राजा के परिवार से कोई लेना देना नहीं था, ये बच्चे इन स्त्रियों के हुआ करते थे। और कहते हैं नायर समाज तो बड़ा आगे का समाज था। वो युद्ध कला में माहिर थे, वो विभिन्न तरह की कलाओं में माहिर थे और ये जो नायर स्त्रियां होती थी ये बहुत अच्छी नृत्यांगना होती थी। तो इस तरह से उनके अम्माविडू होते थे जहाँ नानी, मौसी, माएँ सब साथ रहती थी। तो जो मायम्मा स्त्री थी तो उनके आते आते, अगर आपने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी हो, उसमें एक नायर स्त्री गोद में एक बच्चा लिए हुए और इशारा कर रही है। उस पेंटिंग का शीर्षक उन्होंने दिया था हियर कम्स पापा। कि नायर समाज में हुआ ये कि जैसे जैसे रानी सेतुलक्ष्मी का समय आया तो इस समाज में गड़बड़ें होने लगी, बड़ा कन्फ्यूजन होने लगा, कौन किसका बच्चा है, ये ज़मीन किसके पास जाएगी, कर्णवर का आना हुआ जैसे कि मैंने बताया। तो मायम्मा इस बात के खिलाफ थी कि वो ये मातृवंशी प्रणाली समाप्त हो। उन्होंने रानी सेतुलक्ष्मी को पत्र भी लिखा है, ये मेरी कल्पना है। अच्छा। पर ऐसी कोई स्त्री रही होगी। मैं सोच रहा था कि ये वाकई चिट्ठी लिखी गई थी। तो ये मेरी, जैसे अगर मैं मल्लिका की भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने लिखी तो मुझे वो पता चला कि वो सत्य थी। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी स्त्री ज़रूर रही होगी और या बहुत सारी नायर स्त्रियाँ रही होंगी जिन्होंने मैट्रिलिनी को एबोलिश होने के खिलाफ चिट्ठियाँ ज़रूर लिखी होंगी कि आप रानी होकर भी इस प्रथा को ख़त्म करी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए हैं और ब्रिटिशर्स नैतिकता में मातृसत्ता कहीं फिट नहीं होती। उनको लगता है कि पिता का मुखिया होना ज़रूरी है या किसी बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम, क्योंकि जो भी नायर बच्चे हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए तो उनसे पूछा जाता था वेयर इज़ योर फादर। तब राजा रवि वर्मा ने हियर कम्स द पापा पेंटिंग बनाई। तो इस सब के प्रतीक हैं, इन सब चीज़ों के आज भी कई चीज़ें मिलती हैं। अगर हम नायर समाज के इतिहास को पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें इनमें से जो संकेत हैं, जो इस किताब में आए हैं, कथा में बुने गए, तो वो बहुत सारे तथ्य आज भी हैं। और स्वाति नाल पर जो वहाँ के राजा हुए हैं और उनको नृत्य और संगीत से बड़ा प्रेम था, जिसका कि मैंने इसमें जिक्र किया है। और जो मोहिनी अट्टम की डांसर हैं और वहाँ पे कला निलयम करके मैंने जिसका जिक्र किया है, ऐसा एक बहुत बड़ा कला विद्यालय आज भी वहाँ पर है दक्षिण भारत में। हम ये मान सकते हैं कि आपका ये उपन्यास कल्पना और तथ्य सत्य, बिल्कुल मेरे सारे उपन्यास तथ्यों के ढांचों पे कल्पना के ईंटों से बने होते हैं। आते हैं तीसरी कहानी पर। आपने उस कहानी की शुरुआत, मतलब मैं तो तीसरा उपन्यास कहूंगा, भले ही माया एक ही उपन्यास हाँ, पर मैं आपको बीच में इंटरफेयर करूंगी कि पहले मेरा इरादा यही था कि एक ट्रिलॉजी बनाई जाए जिसमें 3 उपन्यास लिखूं, पर मुझे लगा कि मुझे क्योंकि इंटरलिंक करना है तीनों को और एक अंत तय करना है, फिर ये तय हुआ कि नहीं। और फिर ये होता है ना कि उपन्यास आपके पर
एक भूत की तरह चढ़ता है और फिर आपका मन करता है कि छटपटाहट हो जाती है कि इसको मैं लंबा ना खींचूं और इसको कहीं ना कहीं अंत पे लाऊं। तो वो एक दबाव रहता है। तो मैंने इसको एक उपन्यास में समाप्त किया। जो तीसरा हिस्सा उपन्यास का तीसरा अंश कहेंगे, तीसरा उपन्यास कहिए, आप पढ़ेंगे तीनों, आप इंडिपेंडेंट भी पढ़ सकते हैं, तीनों साथ भी पढ़ सकते हैं। तो उसकी कहानी आप शुरू करते हो कि एयरफोर्स का एक नया अफसर जब एयर वाइस मार्शल, नहीं, पहले वो यंग है, पहले वो यंग है, और जब वो पहुंचता है और वहाँ पार्टी में उसे खासी समुदाय की कोई एक लड़की मिलती है माया मार्गरेटा, और फिर वो वहाँ उस समाज को वो देखता है कि समाज में स्त्री किस तरह से स्वतंत्र है और नैतिकता अनैतिकता से परे उसे अपना सह जीवन के लिए साथी चुनने की ही नहीं, बल्कि कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी वो अपना साथी चुन सकती है। और समाज उसे उस रूप में नहीं देखता, बहुत ही सहजता से उसको अंगीकार करता है। फिर वो लड़का इसके ऊपर आकर्षित होता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और फिर बाद के दिनों में उस लड़की की शादी हो जाती है एक बड़े ही प्रतिष्ठित कुल में। अब मैं दर्शकों को पूरी कहानी बता दूंगा, आपसे क्या समझूंगा, लेकिन बहुत ही रोचक कहानी। फिर वो बड़ा अधिकारी बन के वापस लौटता है और फिर वो किस तरह से उस लड़की से मिलता संपर्क में आता है। ये कहानी कितनी असली है और कितनी काल्पनिक, क्योंकि जो पूरा आप एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि अंशु जी के साथ आप जो है घूमती रही हैं, क्या वाकई ऐसा कोई पात्र आपको मिला था जिनकी कहानियां आपने लिखी हैं, या 2-3 पात्रों की कहानियां मिलाकर एक कहानी सृजित की है? और मैं जो बात कह रहा हूं, क्या वाकई उस समाज में अभी भी ऐसा है स्थिति, ये स्थिति है खासी समाज में? बिल्कुल जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देती हूँ। मेरी कोई भी कहानी किसी एक व्यक्ति पे नहीं होती, हमेशा कोलाज होती है, क्योंकि कोलाज बनाकर ही आप एक संपूर्ण चरित्र बना पाते हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें 2 ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन की ये कथा हो सकती है, थोड़ी कल्पना है। तो अंशु के एक सीनियर हुए थे जिन्होंने एक खासी लड़की से शादी की थी और उनको पूरा का पूरा क्योंकि वो कुडू गर्ल थी। कुडू गर्ल वो होती है जो खासी समाज में सबसे युवा लड़की होती है और उसको माँ का सारी संपत्ति मिलती है। लेकिन मैंने इसमें ये भी जिक्र किया कि जब भी संपत्ति मिलती है उसके साथ कर्तव्य भी मिलते हैं। अगर आप देखें कि पितृसत्ता में भी बेटे को अगर संपत्ति मिलती है तो उसको कर्तव्य भी मिलते हैं। अब वो बात अलग है कि वो कितना निभाता है। ऐसा ही खासी समाज में है, अगर कुडू लड़की है और छोटी बेटी, तो उसको बाकी सारे क्लैन को, पूरे वंश को संभाल के एक साथ रख के चलना है। कोई भी पार्टी करेगी, कोई भी व्यवस्था होगी, कोई भी विवाह होगा, तो कुडू लड़की की जिम्मेदारी होगी कि आर्थिक और बाकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो निभाए। तो एक तो इसमें अंशु के एक बॉस रहे हैं वो थे, और हमारे यहाँ फौज में एक अलिखित नियम है कि जब भी आप चीफ बनते हैं या चीफ बनने की कामना और उस रेस में हैं, आपका विवाहित होना ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं, आप सामने किसी देश के किसी मुखिया से मिलते हैं, उनकी पत्नी है, तो आपके साथ भी पत्नी हो तो बात सुंदर और आसान हो जाती है। हालांकि अलिखित है, लिखित नियम नहीं है। तो वो 2 चीज़ें मैंने इसमें एक सही तरीके से ली थी, और क्योंकि मैं एयरफोर्स में रहते हुए बहुत सारी एयरफोर्स की चीज़ें नहीं लिख सकती थी, लेकिन बाहर आकर मुझे लगा कि कुछ सुंदर चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जो एयरफोर्स की रही हैं वो मैं इसमें लाऊं। तो मैं इसमें लेकर आई और पहली बार मैंने वो एक छूट ली और उसमें बहुत रोचक घटनाएं हैं। और ऐसा होता है कि फौजी अक्सर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ वो प्रेम कर बैठते हैं, और कई बार वो प्रेम सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, और कई बार विवाह भी होते हैं। तो ऐसे चूँकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी नॉर्थ ईस्टर्न वाइफ्स हैं, और उन लड़कियों से जब भी मिलो तो वो बिल्कुल नॉन जजमेंटल होती हैं और बहुत खुले दिमाग की लड़कियां होती हैं, और उनसे बात करना आपको हमेशा अच्छा लगता है। और नॉर्थ ईस्ट की जिस तरह की आपने बात की कि क्या ऐसा समाज आज भी है, तो कभी आप जल्दापारा या उससे आगे की तरफ जाएं
तो आप देखेंगे घने जंगल में एक लड़की छोटी सी स्कर्ट पहन के साइकिल चलाते हुए जा रही है। आप ये कल्पना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान कहीं नहीं कर सकते। और वो लड़कियां सच में ये जरूर मानती हैं कि प्रेम करना उनका हक है, संबंध बनाना उनका हक है, लेकिन ना कहना भी उनका हक है। तो वहां के जो पुरुष हैं वो ये जानते हैं लड़की की ना है। तो ये एक पूरा का पूरा एक आदिवासी चेतना है। अगर मैं केवल यहाँ की बात ना करूँ, नॉर्थ ईस्ट की भी बात ना करूँ, तो मैं अगर झाबुआ के इलाके की बात करूँ, जहाँ पे वो पान खिला के शादी करके भगौरिया उत्सव की बात करूँ, जिसकी मैं प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ, वहाँ पे पान खिला के अगर लड़की खा लेती है तो वहाँ से दोनों भाग जाते हैं, और फिर जब वो लौट के आते हैं तो माता पिता उनका विवाह कर देते हैं और वर वधू का मूल्य चुकाता है। तो ऐसे ऐसे आदिवासी समाज हुए हैं जहाँ पे स्त्री की अस्मिता, उसकी चेतना और उसकी इच्छा का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे समाज में मातृसत्ता, मातृवंशी प्रणालियाँ हुआ ही करती होंगी जहाँ पे स्त्रियों की इच्छा को। तो मुझे लगता है कि अगर ये व्यवस्थाएं किसी भी तरह से लिखने में, किसी फिल्म के जरिए बार बार सामने आए, तो निश्चित तौर पे जो पितृसत्तात्मक जो समाज हैं और उनमें स्त्रियों के ना का कोई मूल्य नहीं है, वो बातें सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पे हमारे समाज भी कोई सीख तो ले सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीषा जी, और बहुत बहुत बधाई आपको त्रिमाया के लिए। त्रिमाया से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य में जो स्त्री विमर्श का जो एक जो तथाकथित नारों और एक तरह के आंदोलन और एक तरह की कहीं न कहीं मानसिक हिंसा का जो शिकार हो चुका है, जिसमें अधिकार से कहीं अधिक वैमनस्य का भाव पुरुषों के प्रति है, उसकी तुलना में यह उपन्यास आपको वह सीख देगा और पढ़ते हुए आपको कहीं न कहीं उतना संवेदनशील बनाएगा, जिससे आप अपनी जीवन साथी के प्रति या अपने मित्रों के प्रति या अपने परिचितों के प्रति या समाज में किसी भी रूप में अगर स्त्री है तो उसके प्रति आप संवेदनशील हो सकेंगे। यह कृति जो है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं पाता हूँ वह यह भारत भूमि के 3 ऐसे समाजों के बारे में तो बताता ही है जो मातृवंशावली से जुड़े हुए थे, लेकिन ये आपको अनजाने ही सही, आपके अनजाने में आपको इस बात के लिए भी संवेदनशील बनाता है कि समाज क्या होता है अगर जानवर भी, जिनको हम समझते हैं कि जिनके पास शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई दर्शन और संस्कृति नहीं है, वे भी अपनी स्मृति से केवल अपनी परंपराओं को न केवल बहुत ही उम्दा ढंग से संरक्षित कर पाते हैं, बल्कि उनके यहाँ भी नैतिकता का वह स्वरूप है जो हमें मनुष्य होने पर, जब आप हाथियों का खंड पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा, जब नायर समाज की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अंततः हम सभ्य क्यों होते, और जब खासी समुदाय की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेम वाकई क्या होता है और किसी स्त्री के स्व का क्या अर्थ है, उसके समर्पण का क्या अर्थ है, उसके अपनाने, स्वीकारने और नकारने का क्या महत्व है। यह आपको बेहतर मनुष्य बनाएगा। मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप अगर कोई बेहतर कृति पढ़ना चाहते हैं तो त्रिमाया को जरूर खरीद कर पढ़ें। आप निराश नहीं होंगे, मैं ये वादा कर सकता हूं। धन्यवाद आपका, और आपका भी धन्यवाद आपका।